हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एसआरजी ट्यूशन की इस नई वीडियो में। प्रीवियस वीडियो में हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन का टॉपिक गैमेटोजेनेसिस कंप्लीट कर लिया था, जहाँ पे हमने स्पर्म फॉर्मेशन के बारे में एंड एग फॉर्मेशन यानी कि oogenesis के बारे में पढ़ लिया था। आज की वीडियो में हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है रिप्रोडक्टिव साइकिल, या फिर इस टॉपिक को आप मेंस्ट्रुअल साइकिल के नाम से भी जानते हो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रिप्रोडक्टिव साइकिल की कि रिप्रोडक्टिव साइकिल होती क्या है। फीमेल्स में जो ओवरीज होती है एंड जो यूट्रस होते हैं उसमें हर महीने कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं। उन चेंजेस को हम क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्टिव साइकिल बोलते हैं। और अगर आप कहेंगे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है, तो स्पेसिफिकली यूट्रस में जो चेंजेस आते हैं उनको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, लेकिन आपके बुक में मेंस्ट्रुअल साइकिल के नाम से टॉपिक दिया और वहीं पे सारी चीज़ें बता दी गई हैं, तो आप उसको वो भी समझ सकते हो। द ड्यूरेशन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल टिपिकली रेंज फ्रॉम 28 to 30 डेज विच डिवाइड इनटू फॉलोइंग फेजेस। जो रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है फीमेल्स में वो 28 से लेके 30 डेज तक की होती है, जिनको फॉलोइंग फेजेस में क्लासिफाई करा जाता है। अब ये जो फेज होते हैं ये कहाँ पे हो रहे हैं उसके बेसिस पे पहले क्लासिफाई करे जाते हैं। तो उसके बेसिस पे अगर हम क्लासिफाई करें तो दो तरीके की रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है। एक होती है ओवेरियन साइकिल और एक होती है यूट्राइन यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओवेरियन साइकिल में ओवरी में चेंजेस आते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल में यूट्रस में चेंजेस आते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूँ ओवेरियन साइकिल की, तो जो ओवेरियन साइकिल होती है उसमें फॉलिकुलर फेज होता है, जहाँ पे हम फॉलिक्यूल्स की डेवलपमेंट देखते हैं, जो कि 16 से लेके 13 डे तक का होता है। वहीं उसके बाद ओव्यूलेशन होता है जो कि 14th डे होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का या रिप्रोडक्टिव साइकिल का। और उसके बाद ल्यूटियल फेज होता है जो कि लास्ट के 14 दिन, ओव्यूलेशन के बाद के 14 डेज का फेज होता है। वहीं अगर मैं बात करूं यूट्रस में होने वाली चेंजेस को, किसको? यूट्रस में होने वाले चेंजेस को, तो इसमें सबसे पहला फेज होता है मेंस्ट्रुअल फेज का जो कि 1 से 5 दिन का होता है। उसके बाद आता है प्रोलिफरेटिव फेज जो कि 6 से 13 दिन का होता है। अब यहाँ पे एक चीज देखिएगा कि फॉलिकुलर फेज 6 से 13 डे चलेगा, प्रोलिफरेटिव फेज भी 6 से 13 डेज चलेगा। तो एनसीईआरटी में फॉलिकुलर फेज को ही प्रोलिफरेटिव फेज बोल दिया गया है। वो इसलिए बोला गया है क्योंकि फॉलिकुलर फेज में फॉलिक्यूल की डेवलपमेंट होगी वो ओवरी में होगी, और प्रोलिफरेटिव फेज में प्रोलिफरेशन होगा एंडोमेट्रियम का, वो यूट्रस में होगा। तो उस रिस्पेक्ट में उन्होंने बोला है। वहीं सिक्रीटरी फेज की बात करें तो ये ओव्यूलेशन के बाद का जो 14 डे होंगे वो होंगे। ठीक है, तो देखिए जो सबसे पहला फेज होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में वो होता है मेंस्ट्रुअल फेज, लेकिन इसको हम सबसे लास्ट में पढ़ेंगे, उससे आपको कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी हम मेंस्ट्रुअल फेज को स्किप करते हैं और पहुंच जाते हैं फॉलिकुलर फेज पे। देखिए हमने प्रीवियस क्लास में एक टॉपिक पढ़ा था जहाँ पे हमने पढ़ा था कि जो प्राइमरी oocyte होता है वो प्राइमरी फॉलिक्यूल के अंदर होता है। ठीक है, और फिर प्राइमरी फॉलिक्यूल कन्वर्ट होता है सेकेंडरी में, सेकेंडरी कन्वर्ट होता है टर्शरी में। तो वो जो सारे चेंजेस थे वो होते हैं फॉलिकुलर फेज के अंदर। ठीक है, कहाँ होते हैं? फॉलिकुलर फेज के अंदर। और ये जो फेजेस होते हैं ये 6th डे से लेके 13th डे तक चलते हैं। फॉलिकुलर फेज को हम प्रोलिफरेटिव फेज भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे एंडोमेट्रियम की प्रोलिफरेशन होती है, वो अभी हम देखेंगे। सबसे पहले फॉलिकुलर फेज में होता क्या है इस चीज को समझ लेते हैं। फॉलिकुलर फेज में अगर आपसे कोई पूछे क्या होगा, तो आप कह देना डेवलपमेंट ऑफ फॉलिक्यूल्स होगी। क्या होगी? डेवलपमेंट होगी फॉलिक्यूल्स की। जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है डेवलपमेंट ऑफ फॉलिक्यूल्स, ये होता है फॉलिकुलर फेज में। अब ये फॉलिक्यूल की डेवलपमेंट होती कैसे है? तो देखो होता ये है कि हमने पढ़ा था हाइपोथैलेमस नाम की एक स्ट्रक्चर होती है ब्रेन में। ठीक है, मैंने आपको कल भी बताई थी। हाइपोथैलेमस नाम की एक स्ट्रक्चर होती है, ये एक हार्मोन रिलीज करती है जिसको हम बोलते हैं गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, ये गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन क्या करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड पे जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल देता है और वहां से दो हार्मोन रिलीज कराता है। एक तो एफएसएच जिसको हम बोलते हैं फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और एक होता है एलएच जिसको हम बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन।
तो एफएसएच हार्मोन क्या करता है, एफएसएच हार्मोन करता ये है कि जो प्यूबर्टी के टाइम पे जो कई सारे प्रीमोडल फॉलिक्यूल्स थे जो प्रेजेंट थे फीमेल के ओवरी में, उन पे वर्क करता है और उनकी डेवलपमेंट कराता है। जैसे कि ये एफएसएच जाएगा, ये मान लीजिए कई सारे फॉलिक्यूल्स हैं, इन पे एक्ट करेगा और इनमें से कोई एक फॉलिक्यूल, क्योंकि हर महीने सिर्फ एक ही फॉलिक्यूल डेवलप होता है। क्यों? क्योंकि जो भी सबसे पहले साइज में थोड़ा बड़ा हो जाएगा वो एक हार्मोन रिलीज करेगा जिसको हम बोलेंगे इनहिबिन हार्मोन, और उस फॉलिक्यूल को हम बोलेंगे डोमिनेंट फॉलिक्यूल। एफएसएच गया ग्रोथ कराने के लिए, यहाँ पे कई सारे लोग थे, जो सबसे पहले साइज में ग्रो हो जाएगा वो एक हार्मोन रिलीज करेगा जिसको हम बोलेंगे इनहिबिन, और ये इनहिबिन क्या करेगा, बाकियों को ग्रो होने से रोक देगा, बाकियों को ग्रो होने से रोक देगा, और उस फॉलिक्यूल को हम क्या बोलेंगे, डोमिनेंट फॉलिक्यूल बोलेंगे। अब ये जो डोमिनेंट फॉलिक्यूल होता है ये अपने डेवलपमेंट के दौरान, जैसे जब ये प्राइमरी फॉलिक्यूल बनेगा, प्राइमरी फॉलिक्यूल बनेगा, प्राइमरी फॉलिक्यूल से सेकेंडरी फॉलिक्यूल बनेगा, सेकेंडरी से टर्शरी फॉलिक्यूल बनेगा, टर्शरी से ग्रेफियन फॉलिक्यूल बनेगा, ये हम प्रीवियस वीडियो में सब देख चुके हैं। ठीक है, तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि प्राइमरी फॉलिक्यूल बनेगा फॉलिकुलर फेज में, उससे सेकेंडरी बनेगा, उससे टर्शरी बनेगा, उससे ग्रेफियन फॉलिक्यूल बनेगा। ये चारों ही फॉलिक्यूल क्या करते हैं, ये चारों ही फॉलिक्यूल एस्ट्रोजन नाम का जो हार्मोन है उसको प्रोड्यूस करते हैं। किसको प्रोड्यूस करते हैं, एस्ट्रोजन नाम के हार्मोन को प्रोड्यूस करते हैं। अब ये एस्ट्रोजन करता क्या है, ये एस्ट्रोजन जो है, जो एंडोमेट्रियम होती है, बेसिकली मैंने आपको बताया था जो यूट्रस होता है इसकी 3 लेयर होती हैं, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड पेरीमेट्रियम। जहां पे एंडोमेट्रियम इनरमोस्ट लेयर होती है, तो इस एंडोमेट्रियम की जो प्रोलिफरेशन है, उसकी जो डेवलपमेंट है, उसको कराने का काम होता है एस्ट्रोजन का। और जब एस्ट्रोजन इस फेज में रिलीज होता है तो वो एंडोमेट्रियम की प्रोलिफरेशन कराता है, इसीलिए इस फेज को प्रोलिफरेटिव फेज भी बोलते हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। एट द एंड ऑफ फॉलिकुलर फेज फॉलिकल बिकम फुल्ली मैच्योर्ड ग्रेफियन फॉलिक्यूल, और जब तक ये फेज खत्म होता है उस टाइम तक जो फॉलिक्यूल है वो कंप्लीट तरीके से डेवलप होके ग्रेफियन फॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। एनसीईआरटी में इसका एक डायग्राम भी गिवन है, आइए उसको देखते हैं। देखिए, एक तो ये डायग्राम गिवन है जहाँ पे ये प्राइमरी फॉलिक्यूल है, प्राइमरी फॉलिक्यूल कन्वर्ट हुआ सेकेंडरी फॉलिक्यूल में, और इनमें फर्दर डेवलपमेंट होते होते क्या बन गया, टर्शरी फॉलिक्यूल, और टर्शरी फॉलिक्यूल कन्वर्ट हो गया फुल्ली मैच्योर्ड ग्रेफियन फॉलिक्यूल में। तो ये जो पूरा फेज है यूट्रस के, सॉरी ओवरी के अंदर, क्योंकि जो एग होंगे जिनकी डेवलपमेंट होगी वो ओवरी में होंगे, तो ये जो पूरी डेवलपमेंट होगी ये 6th डे से लेके 13th डे तक चलेगी। अच्छा, क्या ये एक्चुअल में 6th डे पे ही स्टार्ट होती है? नहीं, ये पहले ही दिन से स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, जब मेंस्ट्रुअल फेज चल रहा होता है उसी टाइम से ये स्टार्ट हो जाती है, लेकिन हम ऐसा मानते हैं कि ये 6th डे से स्टार्ट हुई है। सो देखिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो डायग्राम दिया गया है उसे भी देख लेते हैं। ये रहा फर्स्ट डे, यहाँ पे जो डेवलप हो रहा है फॉलिक्यूल वो है, ठीक है, प्राइमरी फॉलिक्यूल, ये डेवलप हुआ, डेवलप हो रहा है, डेवलप हो रहा है, एंड 13th डे पे देखिए ये रहा 13 डे, 13 डे तक ये किस में कन्वर्ट हो गया, फुल्ली मैच्योर फॉलिक्यूल में, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेफियन फॉलिक्यूल बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप ये फेज आपको क्लियर है। तो देखिए हो क्या रहा था, फॉलिकुलर फेज तक 6 से लेके 13 डे तक जो फॉलिक्यूल थी उसकी डेवलपमेंट हो रही थी और कंप्लीट डेवलप्ड ग्रेफियन फॉलिक्यूल बन रहा था। अब ओवल्यूशन का दिन आता है। ओवल्यूशन का दिन कौन सा होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का 14th डे। जो 14th डे होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, जो 14th डे होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, वो ओवल्यूशन कहलाता है। ठीक है, या उस दिन ओवल्यूशन होता है। अब ये ओवल्यूशन होता क्या है, कैसे है, तो मैंने अभी आपको बताया था, उसी चीज को फिर से रिपीट करेंगे। क्या कि वही हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट कर रहा है। गोनाडोट्रोपिन हार्मोन जो है वो पिट्यूटरी पे वर्क करके एफएसएच और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है उसका सिक्रीशन करवा रहा है। अब 14th डे पे होता यह है कि जो एलएच का सिक्रेशन है एंड जो एफएसएच का सिक्रेशन है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। क्या हो जाता है, बहुत
ज़्यादा हो जाता है, नॉर्मल कंडीशन से बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं LH सर्ज। क्या बोलते हैं? LH सर्ज। और LH सर्ज होने की वजह से जो ग्राफियन फॉलिक्यूल है, जो पूरे तरीके से डेवलप हो चुका था, वो रप्चर्ड कर जाता है, यानी कि टूट जाता है, और उसके टूटने से उसके अंदर जो सेकेंडरी oocyte था वो रिलीज हो जाता है, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ओवल्यूशन बोलते हैं। ठीक है। अब हमने कल पढ़ा था कि ग्राफियन फॉलिक्यूल के रप्चर होने से जो ग्राफियन फॉलिक्यूल के बचे हुए पार्ट हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? कॉर्पस ल्यूटियम में। सो एट द एंड ऑफ ओवल्यूशन कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्म। ठीक है। नेक्स्ट हमारा फेज आता है ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज जो है वो ओवल्यूशन के बाद 14 डे तक कंटिन्यू होता है, एंड इस फेज को हम सिक्रेटरी, यानी कि ऐसा फेज जिसमें हार्मोन सिक्रेट्स होते हैं कॉर्पस ल्यूटियम द्वारा, वो भी कहते हैं। ठीक है, सिक्रेटरी फेज भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्म्ड हुआ है ओवल्यूशन के एंड में ग्राफियन फॉलिक्यूल के रप्चर होने की वजह से, वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन एंड इनहिबिन हार्मोन रिलीज करता है, जहां पे जो मेन हार्मोन है जिसका अमाउंट सबसे ज्यादा होता है वो होता है प्रोजेस्टेरोन। ये प्रोजेस्टेरोन क्या करता है? ये एंडोमेट्रियम को मेंटेन करने का काम करता है। ये क्या करता है? एंडोमेट्रियम को मेंटेन करने का काम करता है। साथ ही साथ इसका एक और काम होता है प्रेगनेंसी को मेंटेन करना। अगर किसी फीमेल में प्रेगनेंसी हुई है तो जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है यही उस प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रखता है। तो प्रोजेस्टेरोन का मेन काम क्या है? एंडोमेट्रियम को मेंटेन करना। अब ये एंडोमेट्रियम को मेंटेन कैसे करेगा? ये एंडोमेट्रियम को मेंटेन करेगा ब्लड वेजल्स का नंबर बढ़ा के। ब्लड वेजल्स का नंबर बढ़ा के एंडोमेट्रियम कैसे मेंटेन होगी? जब ब्लड वेसल्स का नंबर बढ़ेगा तो उसमें आने वाला ब्लड बढ़ेगा, और जब आने वाला ब्लड बढ़ेगा तो ब्लड के साथ आने वाला जो न्यूट्रिशन है वो भी तो बढ़ेगा। तो इस तरीके से जो एंडोमेट्रियम है वो मेंटेन रहती है। और ये मेंटेनेंस इसलिए करा जाता है कि अगर ओवल्यूशन के बाद फर्टिलाइजेशन हुआ, अगर ओवल्यूशन के बाद फर्टिलाइजेशन हुआ तो उस फर्टिलाइजेशन से जो जाइगोट बनेगा वो यूट्रस में ही आके इम्प्लांट होगा, यूट्रस में ही आके रुकेगा। तो यूट्रस को उसको खाना प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो उस खाने को प्रोवाइड करने के लिए एंडोमेट्रियम को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, और वो इसी तरीके से ब्लड वेसल्स का नंबर बढ़ा के करा जाता है। साथ ही साथ जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है इसका थर्मोजेनिक इफेक्ट भी होता है। थर्मोजेनिक इफेक्ट का मतलब होता है बॉडी टेम्परेचर को बढ़ा देना। ठीक है, तो इसका थर्मोजेनिक इफेक्ट भी होता है, ये बॉडी टेम्परेचर को बढ़ा देता है। अब यहाँ पे जो एस्ट्रोजन रिलीज होता है वो क्या काम करता है? भाई हार्मोन सेम है तो फंक्शन भी सेम है। ये फर्दर थिकनिंग करता है एंडोमेट्रियम को, मतलब एंडोमेट्रियम की और ज़्यादा प्रोलिफरेशन कराता है, उसको और ज़्यादा मोटा कर देता है। ठीक है, और ये 25th डे पे भी हाई होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के 25th डे तक ये हाई रहता है इसका लेवल। इन द अब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता, इन केस मैंने बताया कि जो प्रोजेस्टेरोन है वो एंडोमेट्रियम को मेंटेन क्यों कर रहा है? ताकि प्रेगनेंसी, अगर फर्टिलाइजेशन हो तो उससे प्रेगनेंसी होगी तो गैमेट आएगा तो इम्प्लांट कहाँ करा जाएगा? यूट्रस में, उसी के लिए मेंटेनेंस हो रही है। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुआ तो क्या होगा? अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये जो कॉर्पस ल्यूटियम बना था, जो कॉर्पस ल्यूटियम बना था ग्राफिन फॉलिक्यूल के रप्चर होने की वजह से, ये डीजेनरेट कर जाएगा कॉर्पस अल्बाइकन्स में। किसमें? कॉर्पस अल्बाइकन्स में। हमने प्रीवियस वीडियो में भी देखा था। अब जब ये कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट कर गया तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल भी घट जाएगा, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन को बना तो यही रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा? प्रोजेस्टेरोन का लेवल घट जाएगा, और प्रोजेस्टेरोन का लेवल घटने की वजह से अभी तक जो एंडोमेट्रियम ठीक ठाक थी अब वो टूटना चालू कर देगी, क्योंकि उसको संभालने वाला कोई है ही नहीं। जो प्रोजेस्टेरोन था वो एंडोमेट्रियम की देखभाल कर रहा था, लेकिन अब देखभाल करने वाला हट गया तो एंडोमेट्रियम टूटना स्टार्ट कर देगी। ब्रेक डाउन ऑफ एंडोमेट्रियम स्टार्ट। सो देखिए ल्यूटेल फेज में क्या हुआ? एंडोमेट्रियम का ब्रेकडाउन स्टार्ट हो गया। अब ये मेंस्ट्रुअल फेज स्टार्ट होता है, जो कि नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल का पहला से 5वां दिन होता है। जो नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी उसके पहला से, मतलब 1st से 5th डे का होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें एंडोमेट्रियम का ब्रेकडाउन कंप्लीट, मतलब स्टार्ट होके खत्म होता है। 1 से 5, मतलब 1 से स्टार्ट हुआ,
मतलब जैसे ही एंडोमेट्रियम का ब्रेकडाउन स्टार्ट होगा, ल्यूटियल फेज खत्म हो जाएगा, मेंस्ट्रुअल फेज चालू हो जाएगा। और कब तक चलेगा? जब तक वो एंडोमेट्रियम कंप्लीटली ब्रेक नहीं हो जाएगी। एंडोमेट्रियम के ब्रेक होने का पीछे का रीजन क्या था? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का कम हो जाना। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का कम हो जाना मेन रीजन यही होता है, और एस्ट्रोजन का लेवल भी घट जाता है। ठीक है। डीजनरेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम ड्यू टू डिक्रीज सिक्रेशन ऑफ LH, क्योंकि प्रेगनेंसी हुई नहीं तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का सिक्रेशन कम होने लगा। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का सिक्रेशन कम होने लगा तो कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट कर गया। ये हमने प्रीवियस वीडियो में भी देख लिया था। अब जब कॉर्पस ल्यूटियम टूटती है तो मैंने आपको बताया था कि होता क्या है, जो आपका ल्यूटियल फेज होता है उस ल्यूटियल फेज में ब्लड वेजल्स का नंबर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जब ये एंडोमेट्रियम टूटती है तो ये ब्लड वेजल्स भी ब्रेक कर जाती हैं, जिसकी वजह से ब्लड का फ्लो होता है, और उस ब्लड के साथ ये जो एंडोमेट्रियम है उसकी लेयर भी सिक्रीट होना स्टार्ट करती है, और उसी के साथ साथ जो सेकेंडरी oocyte रिलीज हुआ था वो भी रिलीज हो जाता है। तो होता क्या है, मेंस्ट्रुअल फेज में ब्लीडिंग होती है, जहाँ पे एंडोमेट्रियम एंड ब्लड जो है वो बाहर निकलता है मेंस्ट्रुअल फ्लो के फॉर्म में। ठीक है। और इस टाइम पे एक चीज़ और होती है, प्रोस्टाग्लैंडिन नाम का एक हार्मोन होता है, ये लोकल टिश्यू होता है। ठीक है। ये सिक्रीट होता है, जिसकी वजह से जो कॉन्ट्रैक्शन है यूट्रस की वॉल्स में वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से मेंस्ट्रुअल फेज जब चल रहा होता है फीमेल्स में तो उनके पेट में काफ़ी ज़्यादा, पेट में नहीं बेसिकली जो प्राइवेट एरिया होता है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पेन होता है। उसके पीछे का रीज़न होता है प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन। सो आइए एक बार एनसीईआरटी का डायग्राम भी देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो दिन होता है, मतलब फर्स्ट डे से लेके 5th डे तक का जो टाइम पीरियड होता है, इस फेज को हम क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुअल फेज। यहाँ पे क्या होता है? मेंस्ट्रुअल फेज में मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है। मेंस्ट्रुअल फ्लो में ब्लड एंड जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग होती है वो रिलीज होना स्टार्ट करती है। इसके बाद हमारा 6th से लेके 13th डे का टाइम पीरियड आता है, जिसको हम बोलते हैं फॉलिकुलर फेज और प्रोलिफरेटिव फेज। फॉलिकुलर फेज क्यों बोलते हैं? क्योंकि फॉलिक्यूल्स की डेवलपमेंट हो रही होती है, जैसा आप ये देख सकते हो। और प्रोलिफरेटिव फेज क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस मेंस्ट्रुअल फेज में जो एंडोमेट्रियम, सॉरी हाँ अब आपको दिख रहा होगा, इस मेंस्ट्रुअल फेज में जो एंडोमेट्रियम ब्रेक हो गई थी उसका फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। देख रहे हो ना, फॉर्मेशन ऐसे धीरे धीरे हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? प्रोलिफरेटिव फेज बोलते हैं। अब एकदम 14th डे पे क्या होगा? 14th डे पे LH अपने पीक पे होगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन अपने पीक पे होगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन अपने पीक पे होगा। इसको हम क्या बोलते हैं? LH सर्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? LH सर्ज बोलते हैं। अब देखिए, जब LH सर्ज अपने पीक पे होगा तो उस टाइम पे एस्ट्रोजन भी तो पीक पे था, क्योंकि ग्रेफिन फॉलिक्यूल बन चुका था, तो वो सब क्या कर रहे थे? एस्ट्रोजन रिलीज कर रहे थे। ठीक है। इसलिए देखिए 13th डे के आसपास जो एस्ट्रोजन है वो अपने पीक पे है। ठीक है। अब 14th डे पे ओव्यूलेशन हो गया। 14th डे पे क्या हुआ? ओव्यूलेशन हुआ, और उसके बाद जब 16 से 17, मतलब 16 से 25 या 29 डे की बाजी आई, जहाँ पे ल्यूटियल फेज स्टार्ट हुआ, जिसको हम सिक्रेटरी फेज भी बोलते हैं। यहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम ने प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट करना स्टार्ट करा, जिससे क्या हुआ? प्रोजेस्टेरोन का जो लेवल है वो बढ़ने लगा। देखो यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन पीक पे आ गया, प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ने लगा। अब क्योंकि ये एस्ट्रोजन हार्मोन भी रिलीज कर रहे थे, तो एस्ट्रोजन हार्मोन भी धीरे 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 वापस पीक पे आने लगा। और जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट कर गया, तो वापस से जो प्रोजेस्टेरोन था इसका लेवल कम होने लगा, और कॉर्पस ल्यूटियम जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग थी वो डीजनरेट होने लगी, और मेंस्ट्रुअल फेज जो है वो स्टार्ट हो गया। ठीक है। तो इस तरीके से जो पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो रिपीट होती रहती है। तो आई होप पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल आपको समझ में आया हो। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन की बात करेंगे।